कांग्रेस का फोकस राजस्थान पर आ गया है। राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सुलह कराने की कोशिश तेज हो गई है। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली में अशोक गहलोत और सचिन पायलट से मिल रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस में चल रही अंदरूनी खींचतान को खत्म करने के लिए खड़गे दोनों नेताओं से अलग अलग मिल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक चुनाव से पहले सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हालांकि खड़गे से मुलाकात करने से पहले अशोक गहलोत से एक बार फिर सचिन पायलट पर निशाना साध दिया है। पूरी जिंदगी में सुने नहीं कभी भी कि कोई भी नेता कोई चीज मांगे कि मुझे मिल जाए या हाईकमांड उनको ऑफर करेगा आप कौन सा पद दोगे। ऐसा रिवाज कांग्रेस मैंने तो जिंदगी में कभी देखा नहीं है। जितने आपकी मीडिया वाले जो प्रचार करते रहते हैं, स्टोरी बनाते रहते हैं या लोग बनवाते रहते होंगे, उसमें कोई दम नहीं होता है। हाईकमांड इतनी मजबूत आज भी है, कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत है कि ऐसी स्थिति नहीं आई कि आप किसी को मनाने के लिए ऑफर करो, आप कौन सा पद स्वीकार करोगे। ऐसा आज तक ऐसे कभी हुआ नहीं जिंदगी में, ना कभी होगा। तो कांग्रेस के अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है समझने के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता पल्लवी घोष के पास। पल्लवी, ये बताइए कि ठंडा पड़ेगा ये पूरा मामला, कोई फॉर्मूला निकल सकता है क्या आज की बैठकों में? राहुल गांधी की मंशा ये है कि उनके विदेश यात्रा के ठीक पहले राजस्थान का मामला सुलझ जाए और ऐसे में अरसों बाद अशोक गहलोत मुख्यमंत्री और राजस्थान कांग्रेस के आला नेता जो उनके इंचार्ज हैं, प्रभारी हैं, सुखविंदर रंधावा और सचिन पायलट, ऐसा भी होगा कि गहलोत और सचिन पायलट का आमना सामना बरसों बाद होगा। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि दोनों के बीच में वो दरार जो बना हुआ है वो दूर हो जाएगा? क्योंकि जिस दिन ये मुलाकात होनी है उसी दिन अशोक गहलोत का कहना यह है कि जो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि सचिन पायलट को राज्य का अध्यक्ष बना दिया जाएगा, वो एकदम गलत सोच रहे हैं। क्योंकि हमारी पार्टी में कोई ब्लैकमेल नहीं चलता, ना हम किसी दबाव पे आते हैं। सूत्र कहते हैं कि जो सचिन पायलट के खेमे के लोग हैं, जो विधायक हैं, वो इस बात को सुनकर काफी नाराज है। उनका कहना यह है कि एक तो सचिन पायलट दिल्ली आना नहीं चाहते, दूसरी बात वो अध्यक्ष बन चुके हैं और रह चुके हैं, और ऐसे में जब उनको मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही थी तो अध्यक्ष बनने में क्या फायदा है। लेकिन अशोक गहलोत का मीटिंग के ठीक पहले ऐसा कहना, क्या कोई होप है कि दोनों के बीच में सुलह हो पाएगा? देखिए, हमने पंजाब में देखा था कि वहां पे कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा के चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया, उनको मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित किया गया, नवजोत सिंह सिद्धू को स्टेट का चीफ भी बनाया गया। लेकिन पंजाब कांग्रेस हार गई क्योंकि पर्दे के पीछे की सच्चाई ये थी कि दोनों में दोस्ती कभी नहीं हो पाई। क्या राजस्थान में ही ऐसा होगा क्योंकि बीजेपी इसका फायदा उठाएगी? क्या गहलोत और सचिन पायलट के बीच का फोटो ऑप बहुत दिन तक टिक पाएगा? ये सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए भी है और राहुल गांधी के लिए भी। शुक्रिया पल्लवी। बढ़ते आगे, मणिपुर में कुकी और मेतेई समुदाय के बीच आरक्षण को लेकर 3 मई से हिंसा जारी है। कल एक बार फिर इंफाल से लगे शेरो और सुगनो इलाके में हिंसक झड़प हुई। इसमें एक पुलिसकर्मी समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हुए हैं। राज्य में हिंसा के चलते अब तक करीब 80 लोगों की जान जा चुकी है। 26 दिन से जारी हिंसा के बीच पुलिस ने 40 लोगों का एनकाउंटर किया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने इन एनकाउंटर्स की पुष्टि की है और मारे गए लोगों को मिलिटेंट बताया है। हालात बिगड़ते देख अब खुद गृह मंत्री अमित शाह इम्फाल पहुंच चुके हैं। वो 1 जून तक मणिपुर में रहेंगे और राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए राज्य सरकार, सुरक्षा बलों और कुकी मैतेई समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि दोषियों को तेजी से ढूंढा जा रहा है। No, just mass combing operations along with the helicopter surveillance has started, and we are trying to find out the culprits, those militants who are attacking the civilians.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9 साल पूरे होने के अवसर पर पीएम मोदी के कार्यकाल को प्रगति और विकास से भरपूर बताया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में टैक्स पेयर्स का एक एक पैसा गरीबों के उत्थान पर खर्च हुआ। कोरोना काल में दी गई वैक्सीन इसका सबसे बड़ा सबूत है। For the first time in the country, the poor have got security as well as dignity. Those who were made to realize for decades that they are a burden on the development of the country, today they are speeding up development of the country. Every paisa of what is earned through tax money is being spent properly for serving the poor. The vaccine is a classic example. 2024 के लोकसभा चुनाव करीब है, लेकिन इससे पहले देश की राजनीति में इतनी खटास आज तक कभी देखने को नहीं मिली। राजनीति में मतभेद होते हैं, लेकिन अब कहानी मतभेद तक पहुंच गई है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्या होगा इसका असर? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। बाजार में आज रौनक वाला सोमवार रहा। सेंसेक्स निफ्टी दोनों अच्छे ग्लोबल संकेतों के चलते बढ़त बनाने में कामयाब रहे। आज रियल्टी, मेटल, बैंकिंग, ऑटो शेयरों में अच्छी तेजी रही। बाजार का डिटेल समझते हैं यतीन मोता से। बताएं यतीन, आज तो जबरदस्त तेजी का दिन रहा बाजार में और निफ्टी बैंक ने तो इतिहास ही रच दिया। क्लियरली आज अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो 44,500 के आसपास रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे आपको आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा सेक्टर्स की बात करें तो आईटी सेक्टर्स छोड़ के सभी सेक्टर्स आपको हरे निशान में दिखाई पड़ेंगे। खास करके रियल एस्टेट, मेटल और बैंकिंग शेयरों में आपको खरीदारी दिखी। इसके अलावा बिग बॉय रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक और आईटीसी जैसे शेयरों ने बाजार को नई ऊंचाइयों तक लेके जाने में मदद की। इनफैक्ट हम लोग ऑल टाइम हाई से केवल 1.5% ही दूर हैं, तो कहीं ना कहीं अगर लीडरशिप रही इन स्टॉक्स की तो फिर से एक बार आपको नए हाइज भी दिखाई पड़ सकते हैं निफ्टी में। और जहां तक कि ओएनजीसी का सवाल है, ये टॉप लूजर था निफ्टी का, क्योंकि यहां रिजल्ट्स अनुमान से थोड़े कमजोर आए, जिसके बाद स्टॉक में आपको थोड़ी बहुत सेलिंग दिखाई पड़ी। और ये बताइए कि कहां सबसे ज्यादा गेन हुआ? तो अगर हम निफ्टी की बात करें तो क्लियरली ऑटो शेयर्स का दबदबा था। खास करके महिंद्रा एंड महिंद्रा स्टॉक इंट्राडे में 5% तक ऊपर चला गया। अच्छे नतीजे और नतीजों के बाद अच्छी कमेंट्री के बाद यहां आपको ट्रैक्शन आता हुआ दिखाई पड़ा। 4% की तेजी के साथ बंद हुआ। इसके अलावा 2-2.5% की तेजी आपने टाइटन, टाटा स्टील और एसबीआई लाइफ जैसे शेयर्स में देखी। लूजिंग साइड पे ओएनजीसी की हमने बात की कि कैसे नतीजे थोड़े बहुत कमजोर थे, जिसके कारण स्टॉक में 3% की मंदी थी। इसके अलावा एचसीएल टेक्नोलॉजीज, दिवीज लैब, बीपीसीएल जैसे काउंटर्स में ऊपर के लेवल से प्रॉफिट टेकिंग आती हुई नजर पड़ी। मिड कैप शेयरों में जबरदस्त तेजी थी, खास करके आइनॉक्स विंड। रिजल्ट्स के बाद स्टॉक 15% ऊपर। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, आईसीआईसीआई बैंक यह हिस्सा बढ़ाने जा रही है, जिसके अनाउंसमेंट के बाद स्टॉक में 8% की तेजी। इंजीनियर्स इंडिया और बीएचईएल जैसे सरकारी कंपनीज में भी 5% की तेजी देखी गई। मिड कैप लूजिंग साइड पे अगर आप देखें तो जीएमआर एयरपोर्ट्स, ये स्टॉक 10% नीचे चला गया। सिटी यूनियन बैंक, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ये टॉप एफएनओ के लूजर्स रहे। और अनुपम रसायन थोड़े बहुत कमजोर नतीजों के बाद यहां भी आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग नजर आई। शुक्रिया यतीन। और सरकारी बैंकों के बाद आज रिजर्व बैंक ने निजी बैंकों के बोर्ड के साथ बैठक की। इस बैठक में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने निजी और सरकारी बैंकों को एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट पर खास फोकस करने की सलाह दी। आरबीआई गवर्नर ने 10 मुद्दों पर बैंकों की तरफ से खास फोकस की जरूरत भी बताई। आरबीआई गवर्नर ने और क्या क्या बातें कही, जानने के लिए चलते इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय के पास। बताइए लक्ष्मण जी। देखिए, मुझे लगता है कि ये चिंतन के पीछे वजह ये नहीं है कि बैंकों की हालत कहीं खराब है, कहीं कोई दिक्कत है। दरअसल एनपीए के आंकड़े हो या दूसरे आंकड़े हो, दूसरे मापदंड वहां पेश करते हुए आरबीआई गवर्नर ने कहा कि स्थिति बहुत अच्छी है। लेकिन जब स्थिति बहुत अच्छी होती है तो लोग कई बार जोखिम को भूल जाते हैं और रिस्क लेना काफी ज्यादा शुरू करते हैं। इसलिए बैंकों को 10 अलग अलग चैप्टर पे हिदायतें दी, 10 अलग अलग मुद्दों पर हिदायतें दी। सबसे बड़ा मुद्दा जो अमेरिकी बैंकिंग सेक्टर में जो संकट हुए थे, उस संकट से सबक सीखते हुए कहा कि आपको निश्चिंत रहने की जरूरत नहीं है, आपको हमेशा अपने जोखिम की समीक्षा करती रहनी है। खास तौर से एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट पर खास फोकस आपको करना है। यानी जिन लोगों के आपने पैसे लिए हैं उनको आपको रिटर्न भी करना है और ज्यादा रिटर्न कमाने के चक्कर में किसी खराब एसेट को अपने ऊपर जिम्मेदारी ना बना लें। इसीलिए किसी को कर्ज दे रहे हो, कोई एसेट को लायबिलिटी के तौर पर ले रहे हो, तो इस पर आप पूरी तरह समीक्षा करिए और तभी एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट को आप दुरुस्त कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो बैंकों में काफी लिक्विडिटी का संकट हो सकता है। दूसरा एक
महत्वपूर्ण मुद्दा जो निकल कर सामने आया वो ये था कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर के। तो रिजर्व बैंक के गवर्नर ने बड़े सख्त शब्दों में कहा कि पिछले दिनों कॉर्पोरेट गवर्नेंस को सुधारने के लिए कई सारी गाइडलाइंस जारी की गई, लेकिन इन गाइडलाइंस की जारी करने के बावजूद कई बैंकों में यह देखने को मिला है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में अभी भी खामी है, इसको आपको दूर करना पड़ेगा। एक और मुद्दा जो काफी महत्वपूर्ण होता है, जो मुझे लगता है सभी कंपनियों में होता है लेकिन बैंकों में इसको लेकर गवर्नर ने उठाया, वो ये कि बैंक बोर्ड की जब बैठकें होती हैं तो वहां पे सीईओ, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर वो काफी ज्यादा हावी होते हैं और जो डायरेक्टर होते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं, उनकी बात बहुत ज्यादा नहीं सुनी जाती। तो उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हम इस चीज को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि सीईओ का दबदबा रहे और डायरेक्टर से मूक दर्शक बने रहे। एक और महत्वपूर्ण बात वहां पे कि जो सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी या दूसरे रेगुलेशन, उस पर आपको काफी ज्यादा मुस्तैदी दिखानी होगी। इस तरह से अलग अलग 10 मुद्दों पर बैंकों को हिदायत दी गई रिजर्व बैंक के गवर्नर की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। बढ़ते हैं आगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने गिफ्ट सिटी गांधीनगर में आज $750 मिलियन के बॉन्ड की लिस्टिंग करवाई। इस मौके पर एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। एसबीआई चेयरमैन इस वक्त हमारे साथ है। सर बताइए, ये जो बॉन्ड लिस्टिंग हुआ क्या मायने रखता है एसबीआई के लिए और ग्लोबल प्रेजेंस कितना और स्ट्रॉन्ग होगा? देखिए, ऐसा है कि हम अपना इंटरनेशनल बैंकिंग ग्रुप जो हमारा है उसकी बैलेंस शीट तकरीबन $60 बिलियन के करीब है और वो हमारी टोटल ओवरऑल बैलेंस शीट का तकरीबन 10% के करीब कंट्रीब्यूशन है इसका। और इंटरनेशनल बैंकिंग ग्रुप में जो हम सपोर्ट करते हैं तो उसमें हम इस तरह से इंटरनेशनल बॉन्ड्स हम रेज करते हैं। ये बॉन्ड हमने जो है 750 मिलियन जो है बहुत अच्छी प्राइस पर रेज किया है और इसके माध्यम से हम अपने ग्राहकों को इंटरनेशनल मार्केट में जो डॉलर फंडिंग प्रोवाइड करवाते हैं वो एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस पर हम उनको प्रोवाइड करवा पाएंगे। यही हमारा ध्येय है, उद्देश्य है और इस उद्देश्य की तरफ हम आने वाले दिनों में और भी अधिक काम करेंगे। सर, जैसे आपने अपनी स्पीच में मेंशन किया कि डॉलर में प्रेजेंस है वो एसबीआई का बढ़ता जाएगा, तो ओवरऑल बॉन्ड मार्केट और इंटरनेशनल प्रेजेंस के ऊपर एसबीआई आगे क्या रुख अपनाएगी? देखिए, ऐसा है कि जैसे भारतवर्ष अभी $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, उससे जब $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा तो एक्सपोर्ट्स भारतवर्ष से बहुत अधिक होने की आशा है और वो भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स से बढ़ेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी हिंदुस्तान में जो है और अधिक सेटअप की जाएगी और उसको सेटअप करने के लिए बहुत से ग्लोबल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो इंडिया की तरफ देख रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में ऐसा इन्वेस्टमेंट बहुत अधिक मात्रा में आएगा और उनके आने के बाद, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आने के बाद हम यहाँ से प्रोडक्शन करने के बाद एक्सपोर्ट भी करेंगे। इसका नेट रिजल्ट ये होगा कि इंडियन इकोनॉमी में एक्सपोर्ट एक बहुत अहम महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा और उस एक्सपोर्ट्स के बढ़ने से जो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी है वो इम्प्रूव हो जाएगा। अब जल्दी ही आपको फोन नंबर के साथ साथ कॉल करने वाले का नाम भी अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई देगा। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई इसी हफ्ते कॉलिंग नेम पर अपनी सिफारिशें जारी कर सकता है। डिटेल समझते हैं असीम मनचंदा से। बताएं असीम, क्या सिस्टम बना रहा है टेलीकॉम डिपार्टमेंट और ट्राई की सिफारिशें क्या है? देखिए, सरकार चाहती है कि साइबर अपराध और स्पैम को कम किया जा सके। इसके लिए पिछले साल दूरसंचार विभाग ने ट्राई से पूछा था कि क्या कॉल करने वाले उपभोक्ता का नंबर के साथ साथ नाम भी दिखाया जा सकता है। तो ट्राई ने सभी स्टेक होल्डर्स की नवंबर में इस पर राय मांगी थी। मार्च में सभी स्टेक होल्डर के साथ इसके ऊपर एक चर्चा भी हुई थी। उसके बाद जब हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली, ट्राई ने इस पर अपना काम पूरा कर लिया और जल्दी अपनी सिफारिशें दूरसंचार विभाग को सौंप सकता है। ट्राई ये मैंडेट कर सकता है कि जो भी बल्क नंबर लेने वाली कंपनियां है या जो टेलीमार्केटिंग कंपनियां, उनका नाम डिस्प्ले किया जाए। और इतना ही नहीं, जो टेलीकॉम कंपनियां वो सब्सक्रिप्शन के आधार पर नाम दिखाने की सर्विस शुरू कर सकती है। यानी कि अगर आप देखना चाहते हैं कि आपको कॉल कौन कर रहा है तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा पहले टेलीकॉम कंपनियों की सेवा के साथ, उसके बाद ही आपको नाम देखने को मिलेगा। अभी ट्रू कॉलर जैसे ऐप इस सर्विस को देते हैं लेकिन उसको ऑथेंटिकेट नहीं किया जा सकता। लेकिन ट्राई की सिफारिशों के बाद नए तरीके से नया डाटा का इस्तेमाल करते हुए ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, जिससे कि आपको ये पता लग जाएगा कि आपको कॉल कौन कर रहा है। इससे आप फ्रॉड और स्पैम दोनों से बच सकते हैं।
शुक्रिया असीम। और यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के खबरें भी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। देश के 7 करोड़ छोटे कारोबारियों को जल्दी ही यूपीआई के जरिए आसान और सस्ता कर्ज मिल पाएगा। इस नई स्कीम को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और आरबीआई की मंजूरी का इंतजार है। देखिए आलोक प्रियदर्शी की रिपोर्ट। स्ट्रीट वेंडर्स, वीकली बाजार में दुकान लगाने वाले, देश के ऐसे करीब 7 करोड़ छोटे कारोबारियों के लिए कर्ज लेने का मतलब है बैंकों में धक्के खाना या फिर साहूकारों को काफी ऊंचा ब्याज चुकाना। लेकिन अब जिस यूपीआई से वो लेन देन करते हैं उसी के जरिए कर्ज मिलेगा, वो भी मिनटों में। यूपीआई की पेरेंट कंपनी एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जल्द ही इस नई स्कीम को मंजूरी दे सकती है। How do we push small amounts of credit using the UPI system to the vast number of informal entities? And these informal entities in the next 1 year, we are looking at making about 3 crore of these entities become formal. That means they will get the Udyam registration certificate. कई एनबीएफसीज भी यूपीआई के जरिए तत्काल कर्ज की स्कीम लाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन इसमें रेगुलेटरी और तकनीकी अड़चनों ने रास्ता रोक दिया। अब बड़े वित्तीय संस्थानों को ये सुविधा मिलेगी तो एनबीएफसीज के लिए भी इंस्टेंट लैंडिंग की राह आसान होगी। सिडबी क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है फॉर एसएमई एंड एमएसएमई, एंड ऑब्वियसली उनका जो ओवरबेयरिंग इन्फ्लुएंस है ऑन द मार्केट इकोसिस्टम वो बहुत ही बड़ा है। तो अगर वो उन्होंने स्टेप लिया तो इससे जल्दी से जल्दी ये एस्टैब्लिश हो जाएगा और फिर हमारे जैसे निम्बल और प्लेयर उनके साथ एक्चुअली पार्टनर करके इस मार्केट को हम क्रिएट कर सकते हैं। यूपीआई से कर्ज की नई स्कीम में सालाना ब्याज दर 10 से 20% के बीच हो सकती है। एनपीसीआई के मुताबिक स्कीम लॉन्च होने के 1 साल के भीतर करीब 3 करोड़ छोटे कारोबारी फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बन पाएंगे। आलोक प्रियदर्शी, दिल्ली। इधर नतीजों के बाद ओएनजीसी के शेयर में आज 3% की गिरावट रही। चौथी तिमाही में ओएनजीसी के नतीजे कमजोर रहे। चौथी तिमाही में कंपनी की आय 6% बढ़ी है, लेकिन मुनाफा आधा हो गया है। एबिटा और मार्जिन पर भी दबाव दिखा है। हमारे संवाददाता शिवम ने बात की कंपनी के चेयरमैन अरुण कुमार सिंह से। पहला कारण तो ये है कि अगर नॉर्मल हमारा ये टैक्स के लिए हमने प्रोवाइड नहीं किया होता तो नॉर्मल हमारा जो पैट होता वो 9,000 करोड़ होता, और इसलिए हमें प्रोवाइड करने की, आपको मालूम है कि इंडिया में रॉयल्टी के ऊपर जीएसटी का डिमांड है और रॉयल्टी एक टैक्स है और हमारे हिसाब से जीएसटी जो है वो टैक्स ऑन टैक्स हो जाता है। कंसोलिडेटेड का एक सबसे बड़ा जो लास्ट ईयर का और इस ईयर में फर्क है वो एचपीसी है। एचपीसी करीब 14,000 करोड़ का डिफरेंस है। लास्ट ईयर 7,000 करोड़ प्रॉफिट था, इस साल 6-7 हजार करोड़ लॉस है। तो वो जो है वो करीब वो फिगर जो है वो उसका बहुत बड़ी भागीदारी है इस कंसोल लेवल के एबिटा लॉस में। नॉर्थ ईस्ट को अपनी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। ये वंदे भारत एक्सप्रेस असम के गुवाहाटी से पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलेगी। 411 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 5.5 घंटे में तय करेगी। बीच में 4 स्टेशन कवर करेगी। गुवाहाटी जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन असम और पश्चिम बंगाल के बीच सदियों पुराने संबंधों को और मजबूत करेगी। इससे इस पूरे क्षेत्र में आना जाना और तेज हो जाएगा और सबसे अहम बात, इससे पर्यटन और व्यापार से बनने वाले रोजगार बढ़ेंगे। अब स्वदेशी वंदे भारत एक्सप्रेस विदेशों में भी एक्सपोर्ट की जा सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सेमी हाई स्पीड T18 ट्रेन के लिए आईसीएफ यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जल्द ही टेंडर जारी कर सकता है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता दीपाली नंदा।
देखिए, इस साल के आखिर तक देश के 70 से ज्यादा शहरों में हम वंदे भारत ट्रेन को दौड़ते हुए देखेंगे। ना सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन की टेक्नोलॉजी को काफी पसंद किया जा रहा है। यही वजह है कि रेल मंत्रालय अब T18 के एक्सपोर्ट पर भी विचार कर रहा है। सूत्रों से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि चेन्नई में ICF, जो कि रेलवे की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, कोच फैक्ट्री है, उसे ये निर्देश दिए गए हैं कि वो वंदे भारत ट्रेन जो विदेशों में एक्सपोर्ट की जाएगी उसका प्रोटोटाइप बनाने के लिए टेंडर जारी करे। अभी जो टेंडर जारी किए जाएंगे वो इस तरह से अलग होगा कि पहली बार स्टैंडर्ड गेज ट्रैक के लिए इस टेंडर को जारी किया जाएगा। अगर विदेशों की बात करें तो वहां पर ज्यादातर जो ट्रैक है वो स्टैंडर्ड गेज का ही है, और वहीं अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर रेल नेटवर्क का ज्यादातर हिस्सा ब्रॉड गेज का है। तो ब्रॉड गेज और स्टैंडर्ड गेज के जो डिजाइन है कोचेस के उसमें फर्क होता है, इसलिए पहली बार ICF स्टैंडर्ड गेज के लिए वंदे भारत ट्रेन का टेंडर जारी करेगी। अगले 1 महीने के अंदर टेंडर जारी किया जाएगा, और अगर इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगी। सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो प्रोटोटाइप बनेगा उसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर शोकेस किया जाएगा, और अगर डिमांड आती है तो उसका मैन्युफैक्चरिंग देश में शुरू की जाएगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने NVS-01 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से NVS-01 सैटेलाइट को GSLV F-12 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। NVS-01 सैटेलाइट का वजन 2000 किलो से ज्यादा है। यह सैटेलाइट भारत की नेविगेशनल सिस्टम को मजबूती देगा। रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी ने आज स्वदेश एक्सपीरियंस सेंटर के शिल्पकारों और कारीगरों का उत्साह बढ़ाया। नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर मुंबई में देश की अलग अलग पारंपरिक कलाओं को शोकेस करने के लिए स्वदेश एक्सपीरियंस जोन बनाया गया है। कल्चर सेंटर में आने वाले विजिटर्स से एक्सपीरियंस जोन काफ़ी प्यार और सराहना पा रहा है। स्वदेश जोन अब सभी विजिटर्स के एक्सपीरियंस और सपोर्ट के लिए उपलब्ध है। यहाँ पहुंचकर नीता अंबानी ने आर्टिजन से बात की और उनके काम करने के तरीकों को देखा समझा। नीता अंबानी ने कला की जटिलता की चर्चा की और शिल्पकारों से मिलकर खुशी जताई। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर